जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RBSC मेवाड़ क्लासेज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 भूमि। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। भूमि के संदर्भ में भारतीय अवधारणा। जननी जन्मभूमि सर्वदपि गरीयसति। भारतीय ग्रंथों में मातृभूमि एवं माँ को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ माना गया है। भारतीय अवधारणा के अनुसार जो भी हमें देता है या जिनसे मानव जाति के कल्याण के गुण समाहित हैं, उन्हें देवता कहते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भूमि को माता का स्थान प्राप्त है। अन्न, वस्त्र, आवास संबंधी हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति धरती माँ से होती हैं। अतः धरती माँ पर जन्म लेने वाले सभी जीवों का पालन पोषण धरती माँ ही करती हैं। वर्तमान में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के बावजूद भी धरती माता सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। कृषि करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों के उपयोग से उत्पादन में तो वृद्धि होती है, लेकिन कालांतर में भूमि की गुणवत्ता में कमी आएगी और अधिकतम उपयोग से रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाइयों को कम उपयोग एवं जैविक खाद का अधिकतम उपयोग किया जाए। मृदा कटाव को रोकना, फसल चक्र एवं प्रति भूमि छोड़ना, दलहन फसलों का उत्पादन आदि के द्वारा मृदा की गुणवत्ताओं को बढ़ाया जा सकता है। भूमि को वनों से आच्छादित रखते हुए भूमि का हर प्रकार से संरक्षण एवं संवर्धन किया जाना चाहिए। दोस्तों, एक कहानी पढ़ते हैं। अनुपम अपनी छोटी बहन लक्ष्मी के साथ गेंद से खेल रहा था। उसने गेंद को जोर से दूर फेंका। लक्ष्मी गेंद के पीछे दौड़ी, अनुपम भी पीछे पीछे दौड़ा। गेंद शंभू काका के खेत में जाकर गिरी। खेत में सब्जियां उग रही थी। शंभू काका नाराज हो गए। अनुपम लक्ष्मी को लेकर पास की बंजर भूमि पर जाकर खेलने लगी। जमीन उबड़ खाबड़ थी, खेलने का मज़ा नहीं आ रहा था। अनुपम ने गेंद को फिर से जोर से फेंका। दोनों गेंद के पीछे पीछे भागे। गेंद पेड़ों के झुरमुट में जाकर गिरी। आगे जंगल था। दोस्तों, दोनों गेंद ढूंढने लगे। गेंद तो मिल गई, लेकिन उन्हें जंगल में जंगली जानवरों का डर लगने लगा और वह वहां से भाग आए। आगे एक चरागाह क्षेत्र था। वहां कांता काकी बकरियां चरा रही थी। गेंद इधर उधर फेंकने से बकरियां डर रही थी, बिखरने लगी थी। कांता काकी ने दोनों को वहां से भगा दिया। वे गांव में आकर खेलने लगे। गेंद कमली बुआ की छत पर चली गई। अब दोनों वहां से भी भाग गए। कोई ठीक जगह नहीं मिली। दोनों गांव के स्कूल में बने एक मैदान में गए और रविवार की छुट्टी का दिन था। यहाँ कोई मना करने वाला भी नहीं था। उन्हें अच्छा लगा, खूब खेले और खूब धूम मचाई। कहानी में आपने पढ़ा कि अनुपम खेलने के लिए अलग अलग जगह गया। वे सभी भूभाग ही हैं, पर सभी के अलग अलग उपयोग हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी की यही सीख है कि जो जिस जगह पे हैं वो उस जगह के लिए ही सही हैं। जैसे बिन मौसम बारिश अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार किसी भी जगह पर बिना खेलने योग्य जगह पर हम नहीं खेल सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि आप गांव में रहते हैं तो वहां की भूमि का उपयोग अलग तरह का होगा। गांव के अधिकांश भूभाग का उपयोग कृषि, चरागाह और तालाब के रूप में होता है, जबकि नगर या शहर में आवासों, कार्यालय, उद्योग, परिवहन एवं बाग बगीचों आदि में होता है।
इस तरह पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि का उपयोग खनन, वन, पशुचारण आदि कार्यों में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अलग अलग जगह भूमि का उपयोग अलग अलग तरह से होता है। भूमि उपयोग के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार निम्नलिखित हैं। वन भूमि, यह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका होता है वह वन भूमि कहलाता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, आकेट निदेश क्षेत्र आदि सम्मिलित हैं। कृषि भूमि, वह भूमि जिस पर मानव द्वारा फसलें उगाई जाती हैं उन्हें कृषि भूमि कहा जाता है। बंजर भूमि, बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य भूमि में नहीं बदला जा सकता है उसे बंजर भूमि कहते हैं। जैसे ऊंचे पर्वत, पथरीली भूमि, दलदल आदि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, बेकार पड़ी वह भूमि जिसे कृषि योग्य क्षेत्र में बदला जा सकता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहलाती है। चरागाह भूमि, वह सार्वजनिक भूमि जिस पर पशुओं को चराया जाता है उन्हें चरागाह भूमि कहते हैं। उद्यान भूमि, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उन्हें उद्यान भूमि कहते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि, भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को वर्तमान प्रतिभूमि कहा जाता है। पुरानी प्रतिभूमि, यदि किसी भूमि पर 5 वर्ष तक कृषि नहीं की जाती है तो उसे पुरानी प्रतिभूमि कहते हैं। अन्य कार्यों में प्रयुक्त भूमि, ऊपर वर्णित भूमि उपयोगों को छोड़कर शेष सभी कार्यों में प्रयुक्त भूमि को इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे मानव अधिवास, परिवहन, नहरें, उद्योग, दुकानें, खनन आदि में प्रयुक्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि भूमि का हमारे लिए सर्वाधिक महत्व है क्योंकि एक अनुमान के अनुसार विश्व के लगभग 97% लोगों के भोजन का आधार कृषि ही है। कृषि भी 2 प्रकार से की जाती है। किसान अपने परिवार के पालन पोषण के उद्देश्य से कृषि करता है तो उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में परंपरागत कृषि उपकरणों का उपयोग किया जाता है। भारत एवं राजस्थान के अधिकांश किसान इसी प्रकार की कृषि भूमि करते हैं। किसान द्वारा व्यापार के उद्देश्य से की गई कृषि को व्यापारिक कृषि कहा जाता है। अमेरिका एवं कनाडा जैसे देशों में किसान इसी प्रकार की कृषि करते हैं। यहाँ खेतों का आकार बड़ा होता है जिसमें आधुनिक उपकरणों की सहायता से भारी मात्रा में उत्पादन कर एक साथ बेचा जाता है। अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, भारत आदि देशों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान भी अधिक है। इसीलिए यहाँ चरागाहों का भी विशेष महत्व है। कुछ भूमि का उपयोग प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित जल स्रोतों से भी होता है। जैसे नदी, तालाब, झील, तालाब, कुआं आदि पीने, अन्य दैनिक उपयोग, सिंचाई आदि के लिए जल भी मानव का प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं को संबल देने के लिए कुछ भूमि का उपयोग खनन एवं उद्योगों के लिए किया जाता है। पर्यटक स्थलों के रूप में हमारे मनोरंजन के लिए तथा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वन्य जीव उद्यानों एवं अभयारण्य में भी कुछ भूमि का उपयोग किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी तथा सार्वजनिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है जबकि सार्वजनिक भूमि पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। बाग बगीचे, खेल मैदान, चरागाह, वन, जलीय क्षेत्र आदि सार्वजनिक भूमि के उदाहरण हैं
जिस पर समुदाय के सभी लोगों का समान अधिकार होता है। इसे साझा भू संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। चरागाहों पर पशुपालन तथा वनों से ईंधन की लकड़ी, फल फूल, इमारती लकड़ी आदि उपलब्ध होने से इनकी स्थानीय भूमिहीन लोगों के लिए विशेष महत्व है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रामीण एवं शहरी परिवेश में भूमि उपयोग में अंतर। ये ग्रामीणी क्षेत्र, ये शहरी क्षेत्र। नगर और गांव के भूमि उपयोग में अंतर होता है। शहरों में भूमि का मूल्य गांवों की तुलना में अधिक होता है। नगरों में अधिवासियों व जनसंख्या का घनत्व अधिक एवं गांवों में कम होता है। कम आपको अन्य गांव शहर में जाने का मौका मिले तो भूमि उपयोग पर ध्यान दें और उन स्थलों के भूमि उपयोग में अंतर को पहचानने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। भू आकृतियाँ और भू उपयोग। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। हरी भरी पहाड़ी क्षेत्र, समतल भूमि। पहला चित्र मैदानी भूभाग का है, दूसरा चित्र पहाड़ी क्षेत्र का है और तीसरा चित्र मरुस्थल का क्षेत्र है। तो तीनों भूभाग में भूमि उपयोग में अंतर देखा जा सकता है। मैदानी क्षेत्रों में भूमि का उपयोग कृषि कार्य में अधिक होता है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में वन एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में व्यर्थ भूमि अधिक होती हैं। इस प्रकार आप नदी के किनारे, समुद्र किनारे, द्वीप, पठारी भूमि आदि के चित्रों को एकत्रित कीजिए और उनमें से भू उपयोग में अंतर को देखिए और समझिए। एकत्रित किए गए चित्रों को एक चार्ट पर चिपका कर कक्षा में लगाइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कृषि, उद्योग, आवास, परिवहन आदि कार्यों का विकास पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में आसानी से होता है। पठारी और पर्वतीय भूभाग का समतल क्षेत्र होता है, इसीलिए यहाँ मानवीय क्रियाकलाप का कम विकास हो पाता है। इन्हीं प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण पर्वतीय, पठार एवं मरुस्थलीय भूमि पर कम जनसंख्या पाई जाती है। पर्वतीय भूभाग का उपयोग सुरक्षा, पर्यटक, वन, चरागाह विकास हेतु अधिक होता है। भूमि उपयोग में परिवर्तन। भूमि उपयोग में परिवर्तन। किसी क्षेत्र का भू उपयोग मुख्यतः वहाँ किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलापों पर निर्भर करता है। समय के साथ मानव के अधिकांश क्रियाकलापों में बदलाव आने से भूमि उपयोग भी बदल जाता है। आर्थिक क्रियाकलापों के अतिरिक्त क्षेत्र की जलवायु, स्थलाकृतिक मृदा, खनिज, जल उपलब्धता और जनसंख्या वृद्धि का भी भूमि उपयोग पर प्रभाव पड़ता है। अनुमान है कि प्राचीन समय में पृथ्वी का अधिकांश भाग वनों से ढका हुआ था, लेकिन वर्तमान में पृथ्वी के 1/3 से भी कम भाग पर वन बचे हैं। मानव क्रियाकलापों और बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप संपूर्ण विश्व में भूमि उपयोग में परिवर्तन हुए हैं। शहरों के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक भूमि उपयोग परिवर्तन देखा गया है। कृषि भूमि शहर के विकास के साथ धीरे धीरे आवास और उद्योग, परिवहन आदि में परिवर्तित होती जा रही हैं। एक चित्र देखते हैं। भूमि के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत। भारत में कृषि क्षेत्र भूमि 60% है, चरागाह क्षेत्र भूमि 4% है, वन क्षेत्र भूमि 23% है और अन्य उपयोग के लिए भूमि 13% है। जापान में कृषि योग्य भूमि 12% और चरागाह क्षेत्र योग्य भूमि 2% और वन क्षेत्र भूमि 67% और अन्य उपयोग भूमि 19%। ऑस्ट्रेलिया कृषि योग्य भूमि 6% और चरागाह क्षेत्र भूमि 56% और वन क्षेत्र भूमि 14%।
और अन्य क्षेत्र भूमि 24%। कन्नाडा में कृषि योग्य भूमि 5%, चरागाह क्षेत्र भूमि 4% और वन क्षेत्र भूमि 39% और अन्य भूमि 52%। ब्राज़ील कृषि योग्य भूमि 9%, चरागाह क्षेत्र भूमि 20% और वन क्षेत्र भूमि 66% और अन्य उपयोग भूमि 5%। विश्व कृषि योग्य भूमि 11%, चरागाह क्षेत्र भूमि 20% और वन क्षेत्र भूमि 31% और अन्य उपयोग भूमि 38%। तो दोस्तों ये आप चार्ट देख ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल एवं दलदली भूमि की उपयोगिता में भी परिवर्तन हो रहा है। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से मरुस्थलीय भूमि में व्यापक भूमि उपयोग परिवर्तन हुआ है। जो भूमि पहले बेकार पड़ी रहती थी, वर्तमान में उसी भूमि का उपयोग कृषि, उद्योग, नहर, परिवहन, खनन और ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने में किया जा रहा है। यह भूमि उपयोग परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस प्रकार विश्व के कुछ भागों में दलदली भूमि को सुखाकर उसे आवास एवं अन्य उपयोग में लिया जा रहा है। कृषि भूमि का प्रतिशत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 11% है तथा वन एवं घास के मैदानी भागों का प्रतिशत भी घटकर क्रमशः 31 और 20% रह गया है, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के उदाहरण हैं। अतः समय एवं स्थान के अनुसार भूमि उपयोग लगातार बदलता रहता है। नीचे दिया गया आरेख आपको ये समझाने में मदद करेगा कि बदले हुए समय के साथ विश्व के सभी क्षेत्रों में कृषि उपयोग में परिवर्तन होता रहा है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के साथ आवास, कृषि, उद्योग, परिवहन आदि की आवश्यकता बढ़ती है, जिससे इसमें भूमि का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन विश्व के कुल क्षेत्रफल को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए जब भी किसी एक कार्य के लिए भूमि उपयोग बढ़ता है तो किसी दूसरे कार्य का भूमि उपयोग कम हो जाता है। इसे भूमि उपयोग में परिवर्तन कहा जाता है। वनों को काटकर कृषि और चारागाह विकास करना, पहाड़ों को काटकर रास्ते बनाना, दलदलों को सुखाकर कृषि करना, समुद्रों के तटवर्ती उथले क्षेत्रों में भराव करके नगरों का विकास करना, कृषि करना, खनन शुरू करना आदि भूमि उपयोग परिवर्तन के उदाहरण हैं। नीचे दिए गए आरेख से स्पष्ट है कि भारत में पिछले कुछ दशकों में भूमि उपयोग में व्यापक परिवर्तन हुआ। भारत में वन एवं अन्य भूमि उपयोग में वृद्धि हुई तथा कृषि, चारागाह एवं बंजर भूमि उपयोग में कमी आ रही है। भारत में भूमि उपयोग वन, कृषि, बंजर, चारागाह, अन्य उपयोग। चित्र को आप गौर से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भूमि अवनयन उपजाऊ भूमि की गुणवत्ता, उपयोगिता एवं उत्पादकता में कमी आना भूमि अवनयन कहलाता है। इसे भू निम्नीकरण या भूमि की गुणवत्ता में कमी भी कहा जाता है। भूमि अवनयन प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों कारणों से होता है, लेकिन मानवीय कारणों से होने वाला भूमि अवनयन वर्तमान में चिंता का विषय है। मानचित्र से स्पष्ट है कि विश्व का अधिकांश भाग मानव द्वारा भूमि के अविवेक उपयोग एवं अत्यधिक दोहन के कारण भूमि अवनयन की समस्या से ग्रसित है। ऐसी भूमि का उपयोग लगातार कम हो रहा है। इससे कृषि, वनस्पति, मानव विकास एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
मानचित्र में भारत की भूमि अवनयन की स्थिति को देखिए। सामान्य भारत में भूमि अवनयन की समस्या देखी जाती हैं। आगे दिए गए मानचित्र को देखकर बताइए कि विश्व के किन भागों में भूमि अवनयन अधिक है तथा किन भागों में कम है। विश्व में मृदा अवनयन प्रभावित क्षेत्र, गंभीर स्थिति वाले क्षेत्र, चिंतनीय स्थिति वाले क्षेत्र और स्थिर स्थिति वाले क्षेत्र और वनस्पति रहित क्षेत्र। तो आप देख ही सकते हैं इसमें भारत का कितना प्रतिशत भाग आ रहा है गंभीर स्थिति वाले क्षेत्र में। भूमि अवनयन के कारण मृदा अपरदन, मृदा में लवणता वृद्धि, अत्यधिक खनन, वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, अति पशुचारण, विवेकात्मक कार्य, अधिक सिंचाई, नहर जल का रिसाव, शहर, ठोस कचरा एवं औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करना आदि भूमि अवनयन के कारण हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सड़क निर्माण हेतु पहाड़ों की कटाई, अत्यधिक खनन, मृदा कटाव, औद्योगिक अपशिष्ट, जल का रिसाव की समस्या, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का प्रयोग करना, वनों की कटाई, अत्यधिक भूजल दोहन का प्रभाव, जनसंख्या एवं अधिवासों का बढ़ना, अनियंत्रित पशुचारण, मरुस्थल का विस्तार। तो नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और पिछले पृष्ठ पर दिए गए भूमि अवनयन के कारणों की पहचान हमने कर ही ली है। तो दोस्तों इन कारणों से भूमि का अवनयन होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जानते हैं भारत का सबसे बड़ा महानगर मुंबई प्रारंभ में 7 महाद्वीपों पर बसा था। बाद में इन द्वीपों के बीच के कम गहरे समुद्र को मलबा डालकर भर दिया गया, जिस पर वर्तमान महानगर का विकास हुआ। नीदरलैंड का उत्तरी पश्चिमी भाग समुद्र तल से लगभग 1 मीटर ऊंचा है, जो ज्वार के समय डूब जाता है। इस समस्याओं से बचने के लिए समुद्र एवं स्थल के मध्य एक कृत्रिम बांध बनाया। बांध द्वारा ऐसी सुरक्षा भूमि को यहाँ पोल्डर कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा महानगर मुंबई प्रारंभ में 7 द्वीपों पर बसा हुआ था। आगे देखते हैं भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण से तात्पर्य है भूमि की गुणवत्ता में आ रही कमी को रोक कर उसे हमेशा के लिए सुरक्षित करना। सभी जीव भूमि पर ही अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। स्वयं मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने सभी क्रियाकलाप भूमि पर ही संचालन करता है। इसीलिए भूमि को अवनयन को रोकना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन, पशुओं के लिए चारागाह, कृषि संबंधी उद्योगों के लिए कच्चा माल आदि सभी भूमि की गुणवत्ता पर ही निर्भर करता है। भूमि संरक्षण के लिए मृदा अपरदन को कम करना, अवैधानिक खनन, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, वृक्षारोपण करना, मरुस्थलीकरण को रोकना, अति पशुचारण पर रोक, नहरों के रिसाव को कम करना, औद्योगिक अपशिष्ट तथा शहरी ठोस अपशिष्ट का उचित निपटान करना, कृषि के लिए जैविक खाद का उपयोग करना, जन जागरूकता फैलाना आदि उपाय करना अत्यधिक आवश्यक है। भूमि संरक्षण सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना की गई। काजरी का कार्य मरुस्थल में पेड़ पौधों, चारागाह, पशु, जल एवं मृदा का संरक्षण कर मरुस्थल का पारिस्थितिकी को बनाए रखना है। दोस्तों भूमि संरक्षण सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर किया जा सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है,
पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी CAZRE की स्थापना की गई। काजरी का कार्य रहेगा मरुस्थल में पेड़ पौधों, चरागाह, पशु, जल एवं मृदा का संरक्षण कर मरुस्थल की परिस्थितियों को बनाए रखना, ये काम रहेगा काजरी का। ये अनुसंधान केंद्र जोधपुर में स्थापित किया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शब्दावली: उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा स्थान, चरागाह, पशुओं को चरने का स्थान, वानिकी, पेड़ पौधों एवं वनों से संबंधित अवनयन, प्राकृतिक गुणवत्ता में कमी, अनयन, उत्तरोत्तर वृद्धि। तो दोस्तों ये थे हमारे अध्याय 4 जो हमने बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ा। दोस्तों कैसा लगा आपको ये अध्याय? इनसे आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न इन्हीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब से बनते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय में।